तो देखिए, अच्छे कंटेंट को वायरल होने में समय लगता है। आप ऐसा भी कंटेंट मत बनाइए कि आपकी संस्कृति, आपका धर्म, आपका समाज आपसे घृणा करे, आप बिल्कुल किसी को तकलीफ हो। और मैं निश्चित रूप से मैं ये बोलने में मुझे कोई संकोच नहीं होगा कि अच्छा कार्य करने वाला व्यक्ति आज नहीं तो कल ऊपर आएगा। जब सूर्योदय होता है तो लाखों करोड़ों लोग नींद में होते हैं, फिर भी सूर्योदय होता है। सूर्योदय को होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप अच्छा काम करेंगे, आपको आज लग रहा है कि आप सक्सेस नहीं है, लेकिन एक ना एक दिन आप सक्सेस जरूर होंगे। स्वागत है दोस्तों पॉडकास्ट सीरीज के नए शो में। ये थोड़ा सा खास है। आज हम बात करेंगे पॉलिटिक्स से, पावर से और खास करके बालाघाट के यूथ से। हमारे साथ एक ऐसे नेता है जो 35 साल की उम्र में जिला पंचायत के उपाध्यक्ष है। पहले निर्दलीय, फिर कांग्रेस और अब बीजेपी तक का सफर, और जमीन से जुड़ी पॉलिटिक्स और एक यूथ से एक अच्छा कनेक्शन। स्वागत है राजा भैया जी हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो आपको हमारा सारा यूथ राजा भैया जानता है, तो हम भी आपको इस पॉडकास्ट में राजा भैया ही बोलेंगे और पूरा पॉडकास्ट राजा भैया के साथ ही एंड करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं आपका। और निश्चित रूप से आपने मुझे आमंत्रित किया है, इसके लिए मैं पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो सबसे पहले आप छोटा सा इंट्रो दीजिए ताकि ऑडियंस को पता चले कि हम किसके साथ बैठे हैं। मैं योगेश राजा लल्हारे, वर्तमान में जिला पंचायत उपाध्यक्ष हूं। और ऐसे तो लोग मुझे ऐसा सोशल वर्कर जानते हैं, और मैंने निरंतर लगातार 14 वर्षों से सोशल वर्क किया है, और आज भी हम वो जारी रखे हुए हैं। तो शुरू करते हैं पहला सवाल आज का। तो भैया जी मेरा सवाल बिल्कुल सिंपल सा है। आज आप एक पॉलिटिशियन है और उससे पहले बालाघाट के बेटे हैं। किस तरह से आप अपने आप को देखते हैं? बिल्कुल, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं बालाघाट का बेटा हूँ। लोग मुझे बालाघाट के बेटे के नाम से ही जानते हैं। और एक पॉलिटिशियन होने से पहले सच में मैं, बहुत अच्छी बात कही आपने कि मैं बालाघाट का बेटा कहलाना ज्यादा पसंद करूंगा। हाँ, तो मैं यही पूछना चाहता हूँ आपसे कि आप पॉलिटिक्स के अलावा क्या हो? कहने का मतलब है जो लोग नहीं जानते उनके लिए आप पॉलिटिक्स के अलावा क्या हो? देखिए, मेरी तो लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे लोग नहीं जानते, मेरी जनता नहीं जानती। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक पॉलिटिकल व्यक्ति होने से पहले आपका एक अच्छा इंसान होना ज्यादा मायने रखता है। और जब आप एक अच्छे इंसान होते हैं तभी आप एक अच्छे पॉलिटिशियन कहला सकते हैं। क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि जो अपने लोगों की भावनाओं को समझ सकता है। आज मेरे साथ इतनी बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं। मैं जिले में हाईएस्ट वोटर से जो लोग जीते हैं उनमें से मैं हूं एक। और यही कारण है कि मैं लोगों के साथ ऐसे पॉलिटिशियन नहीं, जो आपने शुरू में कहा था, हाँ, मैं उनके बेटे की तरह, उनके भाई की तरह मैंने पॉलिटिक्स की है। और यही कारण है कि आज देखिए मैं सक्सेस हूं और यहाँ बैठा हूं आपके साथ। बिल्कुल। तो 35 साल की उम्र में आपको पावर ज्यादा लगती है फिर प्रेशर ज्यादा लगता है? देखिए, हर एक बड़ी जिम्मेदारी अपने साथ प्रेशर लेकर आती है। हाँ, और निश्चित रूप से जिस एज में मैं काम कर रहा हूँ, मैं तो समझता हूँ कि मैं लेट हूँ, थोड़ा और लेट हूँ, और मुझे ऊपर चला जाना था। लेकिन ठीक है, जो ईश्वर की कृपा होती है तो प्रेशर होता है। पावर जैसी कोई चीज होती नहीं है। आप जो पावर आपको मिला, जो पद आपको मिला है, आप उसका कितना सदुपयोग करते हैं। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि हमें जो जनप्रतिनिधियों को जो पद मिलता है, ये कहीं ना कहीं जनता की सेवा करने के लिए मिलता है, अपना पावर जताने के लिए नहीं मिलता। और निश्चित रूप से मैंने अपने उस कर्तव्य का निर्वहन पूर्ण रूप से किया है। बिल्कुल। तो भैया जी एक बात बताओ, आपने पॉलिटिक्स शुरू क्यों की? कोई पर्सनल मूवमेंट था क्या? 1999 में माननीय प्रहलाद सिंह पटेल जी यहाँ पर सांसद थे। उस टाइम हमारे फादर साहब के साथ उनकी बहुत अच्छी मित्रता हुई करती थी। और हमारे फादर साहब ने लोधी समाज के लिए, हम लोधी समाज से आते हैं, तो लोधी समाज के लिए एक जमीन दान दी थी उस समय। तभी से मेरे दिमाग में ये था कि मुझे भी हमारे पिताजी की तरह और माननीय प्रहलाद सिंह पटेल जी की तरह बनना है, और इनकी तरह अच्छे सेवा भाव से काम करना है। तो ऐसी भावनाओं के साथ धीरे धीरे हम सोशल वर्क में काम करते रहे। चूंकि मेरे बाबूजी ने जमीन दान दी थी समाज के लिए, तो मेरे मन में मंशा थी कि जब हमारे बाबूजी कर सकते हैं तो उन्हीं के कदमों पर चलते चलते आज यहाँ तक आ गए। और लोगों का आशीर्वाद रहा तो सब चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है। बिल्कुल। आपने बताया था कि आप निर्दलीय है। हाँ। कांग्रेस ज्वाइन करने का डिसीजन कैसा था, कैसे लिया था आपने, या फिर उसके बाद आज बीजेपी में है? तो ये सारी स्टोरी को आप बताइए हमारी ऑडियंस को।
देखिए ये सारा का सारा क्षेत्र जानता है, सारा जिला जानता है कि इलेक्शन मैंने निर्दलीय जीता। अच्छा। वहां तो कांग्रेस का कोई और कैंडिडेट था, भाजपा का कोई और कैंडिडेट था। लेकिन वहां पर क्या हुआ था, चूंकि मुझे जिला पंचायत का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बनना था, और उस टाइम पे कांग्रेस के मेंबर ऑलरेडी, हमारे जिला पंचायत में 27 मेंबर होते हैं, कांग्रेस के पास ऑलरेडी बहुमत था। ओके। तो मैं कांग्रेस के किसी भी पॉलिटिकल व्यक्ति को नहीं जानता था, क्योंकि हीना कांवरे जी जो है, हीना कांवरे दीदी जो है, उनसे हमारे पारिवारिक रिश्ते रहे हैं। मैं उन्हें ऐसे बड़ी बहन हमेशा मानता हूं। तो उनके माध्यम से मैं इनसे जुड़ा था। और आप देखेंगे, आप रिकॉर्ड उठाएंगे तो जिला पंचायत भी जो है, जिला पंचायत उपाध्यक्ष भी जो है, वो भी मैं निर्दलीय ही बना हूं। कांग्रेस का कोई और कैंडिडेट था, बीजेपी का कोई और कैंडिडेट था। मैंने ऑफिशियली कभी कोई कांग्रेस पार्टी ज्वाइन नहीं की। लेकिन ये एक, देखिए, मैंने कभी जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन फिर भी पॉलिटिक्स जब आप करते हैं तो लोग आपकी बुराई कहीं नहीं, कोई कुछ ना कुछ खोजते हैं। तो लोगों के पास मेरी बुराई करने के लिए कुछ और चीजें नहीं है, तो वो जानबूझकर ऐसा भ्रम फैलाते हैं कि मैं कांग्रेस में था फिर बीजेपी में आया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, मैंने कांग्रेस की कभी ऑफिशियली सदस्यता नहीं ली। चूंकि सम्राट सिंह सरस्वार जो हमारे अध्यक्ष हैं, वो कांग्रेस से थे, तो कांग्रेस ने मुझे समर्थन दिया था। मैंने कभी कांग्रेस ज्वाइन नहीं की थी, तो मैं सीधे निर्दलीय से ही बीजेपी में आया हूं। ये आज आपके चैनल के माध्यम से पहली बार, हालांकि मैं और कई बार बता चुका हूं, मैं ज्यादा स्पष्टीकरण पर विश्वास नहीं रखता हूं, लेकिन आज आपके चैनल के माध्यम से मैं उसको और एक बार स्पष्ट कर चुका हूं। नहीं, वैसे तो बीजेपी में जितने भी नेता आते हैं वो एक ब्राइट फ्यूचर देख के आ रहे हैं आज के टाइम पे। तो वैसा आपने कोई अपना ब्राइट फ्यूचर देखकर डिसीजन लिया है, या फिर एक आपका एक पर्सनल रीजन है? ये मेरा पर्सनली रीजन था, क्योंकि पॉलिटिक्स जो होती है एक विचारधारा की होती है, और कहीं ना कहीं मेरी विचारधारा, आपकी अगर विचारधारा कहीं मिलती है तो निश्चित रूप से आप वहां पे बेहतर काम कर पाएंगे। बिल्कुल। और मेरी विचारधारा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से मिलती थी। और मेरे कार्य भी, चूंकि हमने बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, हमने जब राजनीतिक शुरुआत की थी तो हम लोगों ने स्वच्छता अभियान शुरू किया था। अच्छा। और बहुत बड़े स्तर पे किया था। तो ऐसी चीजें मैंने हमेशा शिक्षण सामग्री वितरण करी है, मेरी निःशुल्क एम्बुलेंस चलती है, मैंने कई प्रकार के कार्यक्रम की, हम लोगों ने मंदिर बनवाए हैं, हम लोगों ने युवाओं के रोजगार के लिए, कई ऐसे लोग हैं अगर कुछ करने के इच्छुक हैं तो हमने उनको भी मदद की। तो ऐसे सब कार्यों के कारण ही विचारधारा मेरी भारतीय जनता पार्टी से मिलती थी, और यही कारण से मैं भारतीय जनता पार्टी में आया हूं। और अपेक्षाएं जो होती है ना, वो आपको कम रखनी चाहिए। तो आप जितनी अपेक्षाएं कम रखेंगे, उतने आप खुश रहेंगे। तो मैं अपेक्षा बहुत कम रखता हूं, और बाकी अच्छा काम करते रहो तो ऊपर वाला तो देख ही रहा है। नहीं, मैं वही बोल रहा था कि जैसे कोई होता है ना कि हम ऑलरेडी अपने आप को निर्दलीय मानते हैं, हाँ, फिर हमने सोचा कि बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, तो कोई ऐसा निर्दलीय टाइम में कोई ऐसा मोमेंट था या कोई टफ मोमेंट था जो आपको बीजेपी में एंट्री दिलाता है? ऐसा कोई मोमेंट है जो पब्लिक जाने कि यार हमारे राजा भैया बीजेपी में आए, तो आए कैसे? ऐसा कोई मोमेंट नहीं था। लोगों ने तो मुझे निर्दलीय ही जिताया है, और ऐसा जिताया है कि ऐतिहासिक जिताया है। तो मुझे आज भी मुझसे जो लोग जुड़े हुए हैं, वो बीजेपी और कांग्रेस देखकर नहीं है, वो मेरे व्यक्तित्व के कारण और मेरे जो भी उन्हें पसंद आता, मेरे व्यवहार के कारण, जैसे भी, वही कारण से लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। और मैं आगे भी चाहता हूं कि आज मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं, फिर भी मैं आज भी वही काम करता हूं जो मुझे अच्छा लगता है। बिल्कुल। मैं आज भी वही काम करना पसंद करता हूं जिससे लोगों का कुछ भला होता है, लोगों के लिए काम करना पसंद करता हूं। मैंने अपने लिए आज तक अपने लिए मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि आज आप देखेंगे कि जिला पंचायत में रहते हुए भी कोई एक सरपंच जिले का, मैं बड़ी बात कह रहा हूं, कोई एक सरपंच जिले का ये नहीं कह सकता कि राजा लल्हारे को 1 रुपए भी किसी नाम से दिया हो। मैंने कभी किसी से, ये सब चीजों में कभी किसी से वार्तालाप नहीं किया। बिल्कुल। तो जैसे आपने बीजेपी में एंट्री ली, तो क्या होता है, जैसे आपके निर्दलीय कार्यकर्ता है, आपके साथ जुड़े थे, उनकी सोच निर्दलीय वाली थी, क्या हो सकता है कि दूसरी पार्टी वाली होगी, बीजेपी वाली नहीं थी, तो आपने उन लोगों का बिहेवियर कैसे चेंज किया ताकि उन्होंने आपको एक्सेप्ट किया कि भैया बीजेपी में गए तो हमने आपको एक्सेप्ट कर लिया? ऐसा कुछ फेस करना नहीं मिला, ऐसा कुछ फेस करना कार्यकर्ता को बहुत मुश्किल होता है बिहेवियर बदलना। ऐसा कुछ फेस करने नहीं मिला, क्योंकि सारे जितने लोग थे वो मुझसे जुड़े हुए थे। अच्छा। तो ऐसा कुछ भी फेस करने नहीं मिला, क्योंकि मेरी जो क्षेत्र की जनता है, उन्होंने तो मुझे, जब मैं कुछ नहीं था तब से एक्सेप्ट करके रखा हुआ है। तो ऐसा कभी मुझे कुछ फेस करने का मिला ही नहीं।
तो हम इस डिसीजन को आपका दिल से माना हुआ डिसीजन माने या फिर दिमाग से माना हुआ माने? इसको हम दिल से ही मानते हैं। तो हमने बात की भी कार्यकर्ताओं की और अपने आसपास के लोगों की, लेकिन हम बात करते हैं उन लोगों की जो पार्टी बदलने वाले लोगों को बोलते हैं कि आपने मौका देख के पार्टी बदली। अच्छा। तो आप उनको क्या बोलना चाहोगे? क्योंकि मैंने ऐसा कोई मौका देखकर किया ही नहीं है। लेकिन मैं हमेशा मानता हूं कि पार्टी कोई भी खराब नहीं होती, व्यक्ति जो भी होता है वो व्यक्ति होता है। हम कांग्रेस को भी खराब नहीं कह सकते, क्योंकि जो लोग वहां पर होते हैं उसकी वजह से पार्टी वो आंका जाता है कि पार्टी कैसी है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी फर्क पड़ा है। और जितनी भी आम जनता नेताओं को सुनती है उनको ये लगता है कि ये फेस कभी क्लीन ही नहीं था। हाँ, तो आप ये बताओ कि पावर में रहकर आप मतलब खुद को क्लीन कैसे मानते हो? क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। हाँ, जनता की सेवा के। हाँ, कि आप ऐसे जनप्रतिनिधि बने ही इसलिए है ताकि आप लोगों के लिए काम कर सकें। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि लोग मेरे पास दिन भर किसी न किसी काम को लेकर आते हैं। कुछ ऐसे भी काम होते हैं जो हमारे दायरे के बाहर होते हैं, वो हमसे नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी आप जब उन्हें बैठाते हैं, जब आप उनकी बातों को सुनते हैं, तो उन्हें लगता है कि चलिए काम नहीं हो पा रहा, ठीक है, लेकिन मेरी भावनाओं को सुनने वाला कोई है, मेरी बातों को सुनने वाला कोई है। तो एक जनप्रतिनिधि का मैं समझता हूं कि फर्ज ही यही होता है कि आप अपनी जनता की भावनाओं को समझें, उनके सुख और दुख को समझना यही आपके लिए बेहतर होता है। और जब आप जनप्रतिनिधि बनते हैं तो आपकी मुख्य धारा होनी चाहिए विकास। बिल्कुल। कि आप अपने क्षेत्र का कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं। आप मेरा जिला पंचायत क्षेत्र देखेंगे, आप 3 साल पहले के मैं पिक्चर्स आपको दिखाऊंगा और अभी के आप पिक्चर्स आप देखेंगे तो आपको बदलाव दिखेगा। आप शायद आए होंगे तो आपको पंचायत तो देखी मैंने, छोटी कुमारी की पंचायत हाँ, देखी। आप हर जगह देखेंगे तो हमारे यहाँ हम लोग क्या बदलाव हो रहा है, और वो बदलाव एक सोच के साथ होता है। आप मुझे देखेंगे बालाघाट की राजनीति में, आप मेरा कोई भी ऐसा वीडियो नहीं देखेंगे और मेरे बारे में ऐसी कोई भी बात नहीं देखेंगे कि मैंने किसी पे आरोप प्रत्यारोप किया हो। हाँ बिल्कुल। मैं कभी किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं करता। मैं कहता हूं कि अगर जनता ने किसी को 5 साल दिया है तो आप उसे काम करने दें और उसके बाद जनता आपको भी मौका देगी। तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में आज बालाघाट में ये हो रहा है कि हम विकास से थोड़े दूर हो रहे। आज हम लोग जो काम हमें बालाघाट में करना चाहिए था, हम नहीं कर पा रहे। कारण वही है कि आज भी हमारे यहाँ के जो लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो आरोप प्रत्यारोप की कर रहे हैं। अधिकतर आपको ये देखने मिलेगा। आपके पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। लगभग कब से आप राजनीति में जुड़े? मुझे हो गया 13-14 साल। 13-14 साल का एक्सपीरियंस है। यहाँ पे सारी पार्टी के लोग हैं, चाहे बहुजन बोल दो या फिर भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी के भी बहुत सारे हैं। और अपनी दीदी भी पहले मतलब आंटी जी उसमें थी, अपनी क्रांतिकारी पार्टी में। तो सबका अपना अपना एक्सपीरियंस, सबका अपना अपना काम करने का तरीका है। तो सब में एक पॉलिटिकल झूठ होता है। तो आप ऐसा कोई एक झूठ एक्सपोज कीजिए ताकि हमें पता चले कि एक पॉलिटिकल झूठ है, कि हाँ राजनीति में एक ऐसा झूठ होता है कि नहीं, हम आपके रोड तो बनाएंगे लेकिन अपने घर के सामने की बनाएंगे। तो इस तरीके से रिलेट करो, बस रैंडम सा एक मीम्स टाइप का, पब्लिक को ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है कहना। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ा झूठ ये होता है कि हम आपका घर चला देंगे। और कोई भी, मैं ये बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति कभी भी किसी कार्यकर्ता का घर नहीं चला सकता और ना ही वो चलाएगा। लेकिन कार्यकर्ताओं को यही लगता है कि यार ये तो हमारा हो गया, आप तो ये बन गए तो हमारा सारा घर चला देंगे। तो सबसे बड़ा झूठ यही होता है कि हम आपका घर चला देंगे। एक पॉलिटिशियन का, एक राजनीतिक व्यक्ति का फर्ज ये होता है कि वो रोजगार के साधन पैदा करे और उन्हें रोजगार दें, ना कि ये कि उन्हें आप ये बताएं कि हम आपका घर चला देंगे। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा झूठ तो यही होता है कि हम आपका घर चला देंगे। बिल्कुल। तो हम यूथ की तरफ भी कनेक्ट करेंगे। अब इसके बाद हमारा अगला सेगमेंट यूथ के साथ ही होगा। तो मेरा सवाल यह है कि आज के टाइम में बालाघाट का यूथ सबसे ज्यादा किस चीज के लिए परेशान है? 15 साल से लेके 25 साल के एज की बात कीजिएगा, उसके बाद आगे की थोड़ी सी ब्रीफ में बता दीजिए, लेकिन पहले इन बीच की बात करो ताकि लोगों को पता चले कि हाँ वाकई में हमारी प्रॉब्लम हमारे पॉलिटिशियन जानते हैं। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के समय में बालाघाट पे रोजगार। हाँ, और हमारी हमेशा से कोशिश रही है, और मैं जिस पार्टी से जुड़ा हूँ, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी का ये कोशिश रही है कि रोजगार के साधन पैदा करें। और अगर हर एक यूथ के पास रोजगार होगा
वो सक्षम होगा, वो अपने परिवार चलाने के लिए सक्षम होगा, और जब वो सक्षम होगा तो वो एक देश की आर्थिक व्यवस्था को आगे लेकर जाएगा। तो मुझे लगता है कि आज के दौर में पहले तो अपने आप को सक्षम करना, तो यूथ के लिए सबसे मुश्किल चीजें मुझे ये लगती है कि हम लोग हर काम को छोटा या बड़ा में आंकते हैं। हाँ। हम हमेशा उन नौकरियों के पीछे जाते हैं जिसमें बहुत सारी भीड़ लगी होती है। अब आप समझेंगे कि एक जॉब के पीछे कितने लोगों का, बिल्कुल, कितने लोग लगे हुए हैं। हमने उन चीजों को छोड़ दिया है जहां पे हम बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल। जैसे मैं आपको खुद बताऊं, हम लोग किसान परिवार से आते हैं। आज हमारी भी खेती है, आज जब भी समय मिलता है मैं खुद खेत चला जाता हूं। हम लोगों ने भी वहां पे काम किया है, लेकिन आज के इसमें आप अगर चाहें तो आप खेती करके आधुनिक पद्धति से और बेहतर पैसा कमा सकते हैं। आज आप देखेंगे कि कई युवा अपने अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट खोलकर बैठे हैं और वो अच्छा चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें हर चीज के लिए हम सरकार पे डिपेंड नहीं हो सकते। कुछ चीजें हमें खुद से भी करनी चाहिए, और सरकार तो है ही, आपको रोजगार, अब जब रोजगार आपको मिलेगा तो आप बेहतर फिर काम कर सकते हैं। नहीं, हमारा बालाघाट जिला छत्तीसगढ़ से भी टच होता है, महाराष्ट्र से भी टच होता है। तो हमने देखा है कि नौकरी, एजुकेशन और माइग्रेशन तीनों के लिए हम कहीं ना कहीं अदर स्टेट पे डिपेंड हो जाते हैं। नौकरी चाहिए, रायपुर जाना है, नागपुर जाना है, हैदराबाद जाना है, और एजुकेशन चाहिए तो बड़ी सिटी जाना है, दिल्ली जाना है। क्योंकि हमारे पास सारी चीजें होने के बाद भी हम बालाघाट को उस तरीके से क्यों नहीं बना पा रहे। हमारे पास आज नेशनल हाईवे 6 लेन में कन्वर्ट हो चुका है, तो कहीं ना कहीं हम जॉब लाने में कितने सक्षम है। आज तो पार्टी भी हमारी है, सत्ता भी हमारी, सब कुछ हमारा है। बिल्कुल प्रयास हम चाहते हैं कि हमारे बिल्कुल राजा भैया जी पब्लिक को बिल्कुल आज वादा करे कि वो बिल्कुल रोजगार लेके आएंगे, बड़ी बड़ी कंपनियों को बुलाएंगे। बिल्कुल प्रयास किए जा रहे हैं, और निश्चित रूप से मैं इस चीज को मानता हूं कि बाहर प्रवास हमारे यहाँ के लोग कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हर चीज के लिए एक समय होता है, एक दायरा होता है। और निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। बालाघाट में बहुत जल्द अच्छे अच्छे रोजगार के साधन खुलेंगे, और आप देखेंगे कि आज हमारे बालाघाट के एसपी साहब, हाँ, मैंने इतने साल के करीब में पहले एसपी देखा हूं जो खुद आगे आकर काम कर रहे थे। मैंने एक बात अभी कही थी कि हर चीज आप शासन पे नहीं डाल सकते। बिल्कुल। देखिए आज उन्होंने खुद आगे आकर काम किया, और कितने लोगों को रोजगार दे रहे, बड़े बड़े रोजगार मेले हो रहे हैं, और बाहर अच्छी अच्छी कंपनियों में उन्हें काम दिया जा रहा है। अच्छा, अभी रोजगार मिले से आपकी बात आई तो मुझे भी एक दिमाग में बात आ गई। एक इश्यू हुआ था, शायद तमिलनाडु तरफ कोई गया हुआ था, वो बहुत परेशान थे। तो उसके पीछे की एक वीडियो भी कलेक्टर ने अपने पेज पे डाल रही थी, बालाघाट कलेक्टर ने। थोड़ा सा उसको भी बता दीजिए जनता को। वो कलेक्टर साहब ने उस चीज को क्लियर कर चुका है, इसलिए मुझे ज्यादा उसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन देखिए, जब आप जब बाहर जाते हैं तो कुछ, हम भी जब बाहर जाते हैं तो सारी सुविधाएं होने के बाद भी कई बार 19-20 होता है। लेकिन जब आपको अगर कुछ करना है, कुछ पाना है, तो कुछ खोना भी पड़ता है। और ऐसी जो उस वीडियो में जो एक समस्या उन्होंने बताई थी, ऐसी कुछ समस्या नहीं थी, क्योंकि बाद में उन्हीं बच्चों के द्वारा सब चीजों को एक्सप्लेन किया गया। अच्छा, तो अभी तो हमने यूथ के करियर की बात कर ली और उनके रोजगार की बात कर ली, लेकिन आप ये बताइए कि यूथ को राजनीति में आना चाहिए? मुझे लगता है आना चाहिए। युवाओं को जानबूझकर राजनीति से दूर रखा जाता है, और उसका कारण होता है कि आपसे एक अयोग्य व्यक्ति जो योग्य नहीं है, मेरा भी आने का कारण वही है कि एक अयोग्य व्यक्ति जो योग्य नहीं, वो आप पर राज करता है, पे रूल करता है। तो युवाओं को आना चाहिए और बेहतर तरीके से काम करना चाहिए। आज मैं आपको बता रहा हूं कि देश में आज युवाओं का बहुत महत्व है। आज राजनीतिक पार्टी युवाओं के प्रति उनका रुझान दिख रहा है, और उन्हें टिकट भी दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं युवाओं को आना चाहिए। मुझे लगता है कि युवा एक बेहतर तरीके से देश में काम कर सकता है, और आज युवा ही है जो जातिवाद से हटकर काम कर रहा है। तो मुझे लगता है बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन उससे पहले, मैंने आपको पहले ही बताया, उससे पहले परिवार होता है। आप पहले सक्षम हो जाइए, पहले आप अपने लिए काम करिए, अपने आप को सक्षम बनाइए, अपने आप को उस लायक बना लीजिए, फिर आप पॉलिटिक्स में जाइए, और जहां भी जाएंगे आपका करियर बिल्कुल बनेगा। तो मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है, बहुत एक्सपीरियंस वाले लोग भी बोलते हैं कि सिस्टम यूथ का यूज करता है। अब इस बात को भी थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, सिस्टम क्या यूज करता है यूथ को? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि
आप ऐसे बनो ही ना कि आपका यूज हो। हाँ। आप अपने आप को ऐसा बनाकर रखो कि आपका कभी यूज ना हो, क्योंकि अधिकतर अभी का जो हमारा वर्ग है, तो क्या होता है, अ, आपको लगता है कि आप बूथ अध्यक्ष बन गए हैं या कोई मंडल अध्यक्ष बन गए, तो आपको ये लगता है कि नहीं, मैं तो अब बहुत बड़ी पोस्ट पे आ गया हूं। तो होता क्या है कि हर एक पोस्ट अपने साथ एक आपको छोटा सा घमंड दे देती है। हाँ, वो तो है। तो आपको उसको मैनेज करना चाहिए, और अगर आप उसको मैनेज कर लेंगे तो आप जनता के बीच बने रहेंगे और कभी कोई आपका यूज नहीं कर पाएगा। आपको अपने अधिकार पता होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मेरा अधिकार क्या है, मेरा पावर क्या है, मैं क्या कर सकता हूं, तो आपका कभी यूज नहीं होगा। हम जैसे युवा, उसके एग्जाम्पल है कि हमारा कोई यूज नहीं कर पाया। नहीं तो आप पर्सनली ये बताइए कि आप यूथ के लिए अभी फिलहाल अपने इस पद पे बैठ के क्या कर रहे हैं जो रिकॉर्ड में नहीं है, सरकारी रिकॉर्ड में नहीं है, और आप अपने यूथ के लिए कर रहे हैं, बालाघाट के यूथ के लिए स्पेशल कर रहे हो। देखिए, मैंने तो हमेशा यूथ को सपोर्ट किया है, और यही कारण है कि उन्होंने मुझे इस मुकाम पे पहुंचाया है। हमारे क्षेत्र के युवाओं ने मुझे जिस आयोजन के लिए बोला है, आज हमारे कुम्हारी में बहुत अच्छे आयोजन होते हैं। हाँ। मैं आपको कुम्हारी का ही बताऊं तो हमने वहां पे क्रिकेट प्रतियोगिता एक छोटे से दायरे में किया था एक समय में। आज बहुत बड़े लेवल पे होता है। आज अच्छे आज आप देखेंगे हमारे क्षेत्र में कितनी प्रतिभाएं निकल कर आ रही है। तो जहां मुझे युवाओं ने कहा है कि मुझे यहाँ सहयोग की आवश्यकता है, मैंने उन्हें सहयोग किया है। और निश्चित रूप से हम जिला पंचायत के बहुत से दायरे होते हैं जिसके बाहर हम काम नहीं कर पाते हैं, लेकिन इस दायरे में रहते हुए भी हम लोगों ने जितना हो सकता हमसे उतना बेहतर काम करने की कोशिश की है। तो आज अगर बालाघाट के यूथ को आप अगर राजनीति से हटके कुछ बोलना चाहोगे, बिल्कुल तड़क भड़क सा, तो बिल्कुल अगर बड़े भाई की तरह समझाना चाहोगे तो कैसे समझाओगे? मैं तो यही कहूंगा कि बिल्कुल राजनीति से हटके बताइए। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं तो यही कहूँगा कि पहले, जैसे मैं इससे पहले कह चुका हूँ, कि पहले अपने आप के लिए काम करें, अपने आप को उस मुकाम पे पहुँचाइए कि आप उस मुकाम पे जाने के बाद आप जो भी करना चाहें, आप कर सकते हैं। और सबसे बड़ा मैंने इस लाइफ में देखा है कि अपने लिए सब कुछ अगर कोई होता है तो अपना परिवार होता है। तो आप ऐसा काम करिए कि आपका परिवार खुश रहे, उसके बाद फिर आपका दूसरा परिवार जो होता है वो आपका पॉलिटिकल क्षेत्र होता है, आपकी जनता होती है, तो उसके बाद आप बाहर काम करें। और जिस प्रकार से सोशल मीडिया का जो दौर चल रहा है, आप देखेंगे कि अब तो एआई का टाइम आ गया है। आप सोशल मीडिया का सदुपयोग करिए। बिल्कुल। सोशल मीडिया का जिस व्यक्ति ने सदुपयोग किया है वो आगे बढ़ गया है। आप देखेंगे, आप जैसे लोग उदाहरण है कि आज आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी अर्निंग कर सकते हैं। बिल्कुल। बहुत सारे लोग आज पॉडकास्ट कर रहे हैं, आज अपने यूट्यूब चैनल बनाए रखे हैं, आप इंस्टाग्राम में आप रील कर रहे हैं। तो देखिए, अच्छे कंटेंट को वायरल होने में समय लगता है। आप ऐसा भी कंटेंट मत बनाइए कि आपकी संस्कृति, आपका धर्म, आपका समाज आपसे घृणा करे, बिल्कुल। किसी को तकलीफ हो। और मैं निश्चित रूप से मैं ये बोलने में मुझे कोई संकोच नहीं होगा कि अच्छा कार्य करने वाला व्यक्ति आज नहीं तो कल ऊपर आएगा। जब सूर्योदय होता है तो लाखों करोड़ों लोग नींद में होते हैं, फिर भी सूर्योदय होता है। सूर्योदय को होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप अच्छा काम करेंगे, आपको आज लग रहा है कि आप सक्सेस नहीं है, लेकिन एक ना एक दिन आप सक्सेस जरूर होंगे। मैं भी उदाहरण हूं, मेरे बहुत सारे पुराने लोग बैठे हुए हैं, मुझे ये जानते हैं कि मुझे इस पद पे आने के लिए लोगों को लगता है कि यार ये तो सडनली आ गया जीत गया। ऐसा नहीं है, मुझे 12 साल लग गए। तो हर चीज को समय लगता है, और ऊपर बैठा ईश्वर पे आशीर्वाद रखिए, सब कुछ अच्छा होता है। बिल्कुल। जैसे अभी हमारे यहाँ से बहुत सारा एसएससी जीडी में सिलेक्शन हुआ है, और मैंने देखा है पहले ये सब चीजें ग्वालियर, चंबल, मुरैना, हरियाणा तरफ से, अदर स्टेट में हरियाणा तरफ से देखा जाए, या फिर राजस्थान से बहुत सिलेक्शन होते थे। पर आज हमारा बालाघाट बहुत अच्छे से कहीं ना कहीं अपने यूथ को देश की सेवा में दे रहा है। बिल्कुल। और यूथ भी जाने को हो रहे हैं। बिल्कुल। चाहे वो अग्निवीर हो या फिर एसएससी जीडी हो। हाँ, बिल्कुल। अब बड़ी पोस्ट में तो रेयर, बहुत कम, मतलब यूपीएससी में भी अच्छा सिलेक्शन है, एनडीए में भी 2-4 सिलेक्शन है, लेकिन एसएससी जीडी में अभी के टाइम में इतना अच्छा सिलेक्शन दिया है। तो आपको कोई आइडिया कितना सिलेक्शन है, या कोई आपने अगर निरीक्षण करवाया हो कभी कलेक्टर? प्रॉपर आंकड़े नहीं है मेरे पास इसके। लेकिन निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हमारी सरकार यूथ को रोजगार देने के लिए बेहतर से बेहतर काम कर रही है। और निश्चित रूप से बालाघाट का पहले से ही
पढ़ाई के मामले में बालाघाट हमेशा से टॉप रहा। बहुत अच्छा। और आज भी आप देखेंगे कि आज चाहे आप भोपाल जाते हैं और अदर सिटियों में जाते हैं तो आपको बालाघाट के बहुत सारे लोग अच्छी अच्छी पोस्ट पे मिलेंगे। तो निश्चित रूप से बालाघाट ग्रो कर रहा है और एक दौर आएगा कि बालाघाट वन ऑफ द बेस्ट जिला कहलाएगा और आज भी कहलाता है। आज हमारे पास वन संपदा है, आज हमारे पास बहुत कुछ है जो बालाघाट को एक नया रूप देता है, नया मुकाम देता है और सभी का सहयोग इसमें है। आज हमारी सरकार बेहतर से बेहतर काम कर रही है। आज आप देखेंगे कि एक दौर था कि अब जब हम पीछे जाते हैं तो नौकरियों के लिए आज भी लोग, मैं ये नहीं कहूंगा कि आज भी पूरी तरह से संतुष्ट लोग हैं, लेकिन आज कम से कम हर परिवार का एक बच्चा कोशिश करता है कि मुझे जॉब मिलनी चाहिए और कहीं ना कहीं इस चीज में अगर वो उस लायक है तो उसे जॉब मिल रही है। बिल्कुल। नहीं, और एक चीज और, जैसे अभी तक तो लगभग बहुत साल हो गए लोग नक्सली खत्म हो चुका बोल रहे थे, लेकिन अभी हॉक फोर्स में हमारे आशीष भैया की डेथ हुई, बहुत बड़ा इश्यू हुआ। फिर एक जस्ट नक्सली ने आत्मसमर्पण किया जो 15 से 20 साल के बीच की थी। तो आप उस चीज को कहां तक देखते हो कि नक्सली सही में खत्म है या फिर अभी भी जिंदा है? देखिए, निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत बड़ा विषय है कि नक्सली पूर्ण रूप से बालाघाट पे खत्म हो चुके हैं। मैं इसके लिए आपको भी और हमारे एसपी साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूं, हमारी सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि ये बहुत बड़ा कदम था। ये इतने सडनली नहीं हुआ, इसके बहुत समय लगा है। बहुत से हमारे जवान यहाँ पर शहीद हुए हैं और ये हमारे बालाघाट के लिए सच में गौरव के पल है कि आज नक्सलाइट जैसी समस्या से हम पार हो चुके हैं और निश्चित रूप से अब ये नक्सलाइट की समस्या खत्म होने के बाद बालाघाट में और विकास के साधन खुलेंगे। बिल्कुल। और एक चीज, जैसे हमारे यहाँ लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है गर्ल्स बॉयज के बीच में, गर्ल्स ज्यादा है हमारे यहाँ। 1000 पे 1024 के समथिंग महिलाएं हैं, जिसमें अभी तो वैसे जनगणना का आंकड़ा आने में बहुत टाइम लगेगा और वो 2012 की बता रहा हूँ जो जनगणना थी, और अभी तो आज 10 साल हो चुके हैं। अभी कितना नया डाटा आने को है और हमारे समाज में भिन्न भिन्न टाइप के लोग हैं। और ग्वालियर, चंबल या फिर अदर जैसे बिहार, यूपी में देखा जाए दहेज बहुत चलता है। और ये चीज हमारे बालाघाट में बहुत क्लियरली है कि अगर कोई पिता अपनी बेटी को जितना दे रहा है तो सामने वाला उतना एक्सेप्ट करता है, यहाँ डिमांड नहीं होती है। तो उस चीज को लेके आप थोड़ा समाज के बारे में बता दो ताकि हमारी बेटियां भी सुने तो बिल्कुल उन्हें अच्छा लगे और वो गर्व से मुंबई, हैदराबाद जाके पढ़ाई करे, भोपाल जैसे शहर में पढ़ाई करती है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहती है। और ये मैंने बहुत सारे जिलों में देखा है कि वो अपनी बेटियों को शहर भेजना एक प्रॉब्लम समझते हैं। तो आप उनके लिए एक संदेश दीजिए। देखिए, बालाघाट में मातृशक्तियों का हमेशा से डंका रहा है। आज भी आप देखेंगे कि आज हमारी नगरपालिका अध्यक्ष महिला है, हमारी विधायक महिला है और हमारी पहली बार, इतिहास में पहली बार हमारी सांसद भी महिला है। तो आज सरकार महिलाओं को आरक्षण दे रही है। आज पंचायत चुनाव में 50% आरक्षण महिलाओं को मिलता है और निश्चित रूप से मैं बार बार कहता हूं, अगर आप में प्रतिभा है तो आपका परिवार भी आपको कभी नहीं रोकेगा। दहेज तो मैं जहां तक मैं मानता हूं, मैंने जहां तक देखा है कि हमारे यहाँ कभी किसी परिवार ने दहेज के लिए किसी को परेशान नहीं किया, ये जहां तक मैं देख रहा हूं। अब कुछ चीजें होती हैं लेकिन मेरे सामने सब समस्याएं कभी नहीं आई और आज हमारे यहाँ की मातृशक्तियां बहुत आगे हैं। आज आप देखेंगे कि स्व सहायता समूह, एक दौर था जब महिलाएं गांव में सिर्फ खाना बनाती थी, घर का काम करती थी। आज उनके पास रोजगार है। आज महिलाओं के पास, आज हमारी लाडली बहनाओं को देखो आप, हाँ बिल्कुल, कितने रोजगार है। आज हमारे शिक्षा विभाग से भी कई सारे काम जाते हैं, वो स्व सहायता समूह को जाते हैं ताकि महिलाओं के पास रोजगार हो। बिल्कुल। आज बच्चों की जो ड्रेस है, गणवेश देखेंगे आप, जो स्कूलों में गणवेश वितरण होता है, ये हमारी स्व सहायता समूह की महिलाओं का, हमारी बहनों का बनाया हुआ है। तो निश्चित रूप से सरकार तो महिलाओं के लिए बहुत काम कर रही है और अब मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप उस लायक हैं तो आपको वो जगह मिलेगी। भैया एक बात बताओ, जैसे 3 साल का कार्यकाल आपका कंप्लीट हो चुका है, अब आने वाली फिर से एक नई चुनावी पंचवर्षी चालू होगी। इस बीच आपने बहुत सारे काम किए होंगे, जो पब्लिक जानेगी तब आपको सरकार आपका कामों का निरीक्षण करेगी, आपके सीनियर्स नेता आपके काम का निरीक्षण करेंगे, तभी आपको एक बड़े पद पे बोलेंगे कि हाँ आप एलिजिबल हो, तब आपको टिकट मिलेगी।
तो आप थोड़ा सा अपनी जनता को काम बता दोगे तो हमारे लिए एक अच्छा होगा। वैसे नेता को काम पूछना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा बता दो। देखिए, मैंने लगभग 3 साल हो गए इस कार्यकाल को, और हमने कोशिश की कि हम पहले से कुछ बेहतर कर पाए। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि पहले काम नहीं हुआ, लेकिन चूंकि जो मेरा निर्वाचन क्षेत्र है जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 2, तो यहाँ पर विकास की संभावनाएं बहुत थी, लेकिन हमारे जो भी जनप्रतिनिधि थे वो काम नहीं कर पा रहे थे। और जब मैं पद पर आया तो मैंने सबसे पहले सोचा कि पहले तो हमारे यहाँ पे रोशनी होनी चाहिए, तो धीरे धीरे हम लोगों ने पूरे क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट लगवाई। और दूसरा मैंने देखा कि सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ पे आती है जो थी सड़क की, तो हम लोगों ने सड़क बनवाई। कुछ कुछ जगह रुक गई है जो काम चल रहा है, लेकिन हमने सामुदायिक भवन बनवाए, हम लोगों ने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनवाए, ताकि पंचायत की कुछ आवक बढ़े। पंचायत हमेशा डिपेंड रहती है शासन के पैसों पर, लेकिन आज जब हमारे यहाँ पंचायतों में सामुदायिक भवन बनेंगे, हमारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनेंगे, तो पंचायत की कुछ आवक बढ़ेगी, पंचायत खुद के पैसों से खुद का डेवलपमेंट कर पाएगी। ऐसे बहुत सारे काम हम लोगों ने किए। आज जो हम लोगों के, और अभी हमारी फिर राशि आने वाली है, उसमें फिर अच्छे अच्छे काम स्वीकृत होंगे। बेहतर से बेहतर काम करने की मैंने कोशिश की है, और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि हमारे क्षेत्र में आज तक इतने काम तो नहीं हुए थे, ये मैं कह रहा हूं, और हम लोगों ने इसको किया। एक सवाल और मेरा, जैसे आप पूरे जिले के उपाध्यक्ष हैं पंचायत के, आप किस क्षेत्र से चुनाव जीते हो वो मुझे भी नहीं पता, ये शायद परसवाड़ा क्षेत्र से जीते आप चुनाव, या बालाघाट क्षेत्र से जीते होंगे। तो आप ये बताओ कि जैसे मेरे गांव की पंचायत वो भी आपकी है, और एक आपके मेरे मामा जी के गांव की पंचायत भी आपकी है। उस गांव का डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, मेरे गांव की पंचायत का डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं है। वहां पे अगर पंचायत अगर भी आंगनबाड़ी बन रही तो उसका भी बहुत ज्यादा इश्यू हो जाता है, कुछ भी होता है तो बिल्कुल काम ढंग से नहीं होता है, कुछ भी मतलब डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं, पैसा तो बराबर पंचायतों में जाता है, क्योंकि पॉपुलेशन वहां भी 3000 है। किरनापुर क्षेत्र में है। किरनापुर क्षेत्र में, तो बिल्कुल मैं ऐसा चाहता हूँ कि आप आके एक बार निरीक्षण कीजिए पंचायतों का। बिल्कुल कर सकते हैं, और हम वहाँ पे हमारे ही एमएलए है, हमारे राजकुमार कन्हैया जी वहाँ पे एमएलए हैं। अगर ऐसी कोई समस्या है तो हम लोग उसका समाधान करेंगे, और निश्चित रूप से हम लोग मैं जिला पंचायत में हूँ, मैं मानता हूँ इस चीज को कि मैं जिला पंचायत का उपाध्यक्ष हूँ, और पूरा जिला मेरे दायरे में आता है। चूंकि जिला पंचायत की कुछ दायरे भी हैं जो राशि थोड़ी सी हम लोगों के पास कम होती है, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हर एक काम हम कर पाए। अगर उस पंचायत में कुछ पंचायत में उसमें दिक्कत है तो निश्चित रूप से हम उसको संज्ञान में लेंगे और वहां काम करेंगे। राणा हनुमान सिंह जी का गांव है मेरा जी, और अपने अध्यक्ष जी उन्हीं के भांजे हैं, भतीजे हैं, मतलब नाती टाइप के हैं। हाँ, क्योंकि उन्हीं के रिलेटिव हैं। हाँ, बड़े पापा उनके भतीजे थे या भांजे थे। तो मेरा मानना ऐसा ही है कि कुमारी जैसे गांव में स्ट्रीट लाइट है, कैमरा है, लाइब्रेरी बन रही है, और जिम के इक्विपमेंट है, ओपन इंडोर और क्लोज दोनों, इंडोर आउटडोर। हमारे यहाँ धापेवाड़ा में हम लोग ने खुलवाया है। हाँ, लेकिन ये सब चीजें मेरे गांव में बिल्कुल नहीं है। हमारे गांव में आंगनबाड़ी बड़ी मुश्किल से बन रही है। हमारे यहाँ तो हम लोगों ने तो बेहतर काम किया है, चूंकि हो सकता है कि वहां कुछ कारणों से काम नहीं हो पाया होगा, और निश्चित रूप से आपने बताया तो हम उसको संज्ञान में लेंगे। और मैं खुद माननीय हमारे विधायक जी से बात करके, जो सरपंच प्रतिनिधि है उसको इंडिपेंडेंस ही नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल जाइएगा पंचायतों को। मैं जरूर उस पंचायत का मैं आपसे जानकारी लेकर जरूर हम लोग वहां पे काम करेंगे और कुछ बेहतर करने का प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से मैंने एक बात कही थी जब भी आपको बीच में, कि जनता अगर किसी प्रतिनिधि को 5 साल देती है तो उसे उस पद का निर्वहन करने देना चाहिए, उसे काम करने देना चाहिए। अगर वहां पे उप सरपंच या अगर उनमें कोई इशू है तो निश्चित रूप से हम लोग बैठ के उसको हल करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल। तो दोस्तों, हमने इस पॉडकास्ट में खुलकर बात की, चाहे पॉलिटिक्स की हो, चाहे पावर की हो, चाहे हमारे बालाघाट के यूथ की हो। बहुत कुछ सीखने मिला राजा भैया जी से, और हम चाहते हैं कि हमारा देश बिल्कुल तरक्की करे, और उनमें हमारा बालाघाट जिला स्पेशल बहुत तरक्की करे। और यहाँ के यूथ जरूरी नहीं कि वो सरकारी नौकरी की तरफ ही जाए, एक बिजनेस लाइन, या फिर अपने कि नहीं मैं कलेक्टर बनूं, मैं साइंटिस्ट बनूं, या फिर मैं एक बिजनेसमैन बनूं। बहुत अच्छा फ्यूचर है इन सब चीजों में, और अभी के टाइम में बच्चों को मेहनत करनी चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, ये हमारे राजा भैया जी बता रहे हैं, और बिल्कुल हमें भी लगता है कि सरकार सपोर्ट कर रही है। तो पब्लिक को बिल्कुल मेहनत करनी चाहिए, यूथ को मेहनत करनी चाहिए, और जनता को भी अपने तरफ से कुछ ना कुछ करना चाहिए। जरूरी नहीं कि कोई स्वच्छता अभियान चल रहा हो तो उसमें सरकार का ही सारा योगदान हो। उसमें हमें भी लगता है कि पन्नी गलत जगह गिरी तो उठा के डस्टबिन में डालना हमारा अधिकार है। तो हम इस पॉडकास्ट को यहीं क्लोज करते हैं, और बिल्कुल भैया जी को बधाई देते हैं आने वाले फ्यूचर के लिए। भाई आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत कामना करता हूं, और निश्चित रूप से आपने मुझे अपने चैनल में आमंत्रित किया,
मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप जैसे युवाओं की भी आवश्यकता है, जो हमारी बात और जो जमीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं उसको आप पब्लिक के सामने लेके आते हैं। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता बिल्कुल, बधाई हो आपको आपके फ्यूचर के हूं। बहुत लिए। बहुत धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद भैया जी।